नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आरजे विभू रेडियो ऊर्जा से और आप सुन रहे हैं आपका अपना स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम सेहत है जरूरी अब आपके गांव तक, जो कि NCR-CSR के सौजन्य से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सभी तक स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञ डॉक्टरों से आसान और भरोसेमंद जानकारी लेकर आते हैं। और आज का हमारा विषय है मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि शरीर के साथ साथ स्वस्थ मन उतना ही आवश्यक है जितना कि मानसिक स्वास्थ्य। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं NSC में, डॉक्टर रितेश कुमार सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो ऊर्जा में। सर, हम सबसे पहले चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को एवं श्रोताओं को अपने बारे में रूबरू कराइए। पहले तो धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छा कार्यक्रम चला रहे हैं और आज का टॉपिक भी इतना जरूरी और महत्वपूर्ण है, मानसिक स्वास्थ्य। हाँ, और मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरी UG MBBS की पढ़ाई मैंने जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जबलपुर से की और उसके बाद फर्दर स्टडी के लिए निमहैंस बेंगलोर, जो कि भारत का सबसे सर्वोत्तम मानसिक स्वास्थ्य के लिए इंस्टीट्यूट है, वहाँ से किया। और वर्तमान में मैं नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जैसे कि आज हमारा विषय है मानसिक स्वास्थ्य, तो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी सारे लोगों में समस्याएं आजकल देखने को मिलती हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको डिप्रेशन होता है और काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? देखिए, आज के समय में जैसा परिवेश चल रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं OPD में, सबसे ज़्यादा समस्या स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की है। शुरुआत स्ट्रेस से होती है। आजकल हर किसी को वर्क का स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, आजकल छोटे बच्चों में भी पढ़ाई को लेकर इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है कि वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि वो स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग बच्चों में भी डिप्रेशन की समस्या देखने को मिल रही है। तो आज के समय में स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन ये कॉमन समस्या आ रही है लोगों में। तो जैसे कि अभी आपने कहा कि छोटे बच्चों को भी आजकल स्ट्रेस और डिप्रेशन होता है, तो क्या हर समय उदास रहना डिप्रेशन का संकेत होता है या ये सामान्य भी हो सकता है? नहीं, हर समय उदास रहना तो डिप्रेशन के लक्षण है। अगर किसी सर्टेन सिचुएशन में कुछ थोड़े समय के लिए अगर उदासी आती है, वो नॉर्मल है। बट अगर वो लंबे समय तक है, अगर 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा तक समय तक अगर वो उदास महसूस कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन के लक्षण है। जी सर, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस और एंजाइटी की, तो हम आपसे दोनों में अंतर जानना चाहेंगे कि दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, स्ट्रेस जो है, इनिशियल स्ट्रेस किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। वो किसी इम्पल्सिव कारण की वजह से होता है, कि जैसे किसी ने डांट दिया वर्क प्लेस पे, या किसी घर फैमिली मेंबर्स ने, पेरेंट्स ने किसी बच्चे को बोल दिया, तो वो स्ट्रेस में आएगा। कुछ समय के लिए स्ट्रेस में रहेगा और वो अपने आप फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वही चीज़ लंबे समय तक विदाउट किसी कारण के, कि अगर बहुत सर्टेन कुछ मेजर कारण नहीं है फिर भी वो स्ट्रेस में है, तो वो फिर एंजाइटी का रूप ले लेती है और वो थोड़ा लंबे समय तक रहता है। उसके लिए फिर मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। सर, जैसे कि ये तो हम स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन की बात है, तो अगर हम बात करें, इंसान आजकल ओवर थिंकिंग भी बहुत करता है, तो सर हम उसका एक रीज़न जानना चाहेंगे कि क्यों इंसान इतना ज़्यादा ओवर थिंक करने लगता है चीज़ों को लेकर के, क्यों ऐसी समस्या उत्पन्न होती है और कैसे हम इस समस्या को कम कर सकते हैं? ओवर थिंकिंग आज के समय में बहुत कॉमन और बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। इसका मेन रीज़न जो है वो कहीं ना कहीं पारिवारिक स्थिति और सामाजिक स्थिति पे डिपेंड करती है। ओवर थिंकिंग के कारण कई हो सकते हैं, उसके पर्सनल चीज़ों को लेकर के, है ना, सोशल चीज़ों को लेकर के। जैसे आजकल यंगस्टर में ज़्यादातर देखा जा रहा है कि वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं। वो सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। वो सोशल मीडिया की लाइफ को देख करके अपने आप को कंपेयर करना, और उससे थोड़ी सी एक कुंठा आ जाती है मन में कि ये लाइफ अच्छी है, हमें भी ऐसा करना है, और कहीं ना कहीं वो उस लेवल पे नहीं पहुंचते, तो उसको लेकर के ओवर थिंकिंग करना, उसको लेकर के थोड़ा डिप्रेशन में जाना, ये चीज़ें आजकल काफ़ी देखने को मिल रही हैं।
तो सर क्या मानसिक बीमारी केवल बड़े लोगों को ही होता है या फिर बच्चों और किशोरों में भी इसको यदि प्रभावित होता है ये? बिल्कुल, किशोरों में और वयस्कों में भी होता है। अभी जो समस्या आ रही है ज़्यादातर देखा गया है कि कोविड के बाद से ये मेंटल हेल्थ के इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं, क्योंकि वो लॉकडाउन के समय सबकी लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो गई और उस दौरान सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हावी हो गया। उसकी वजह से ये यंगस्टर में और बच्चों में भी ये समस्या देखने को मिल रही है। तो सर क्या सोशल मीडिया का अत्यधिक इस्तेमाल मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है? हाँ बिल्कुल, अगर एक सर्टेन समय के बाद ज़्यादा यूज़ किया जाए, सोशल मीडिया का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बुरा असर पड़ता है ब्रेन पे। इसका साइंटिफिकली बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चों में खासकर आजकल छोटे बच्चे भी आजकल मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं। ज़रूरत भी है, आज के समय में ज़रूरत भी है टेक्नोलॉजी की। कई चीज़ें ऑनलाइन मटेरियल उपलब्ध हैं तो उनको कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है, बट इसमें पेरेंट्स का थोड़ा कंट्रोल होना भी ज़रूरी है कि उनका स्क्रीन टाइम लिमिट रखा जाए। सर यही जैसे कि आप बोल रहे हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कम रखना चाहिए। बच्चे आजकल फ़ोन पे ज़्यादा वक्त बिताते हैं जिस वजह से उनकी नींद भी प्रभावित होती है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या अगर हम कम नींद लेते हैं तो क्या ये हमारी मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करता है? जी बिल्कुल, अगर पूरी तरीके से मतलब मिनिमम एक हेल्दी बॉडी को 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। और जैसा आजकल देखा जा रहा है नींद की बहुत समस्या हो रही है लोगों में, और उसका सीधा कारण है सोशल मीडिया और मोबाइल स्क्रीन टाइम। लोग रात में अपना डिनर के बाद भी 1-2 घंटे समय देते हैं सोशल मीडिया को सोने से पहले, और कई बार सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ऐसा रहता है कि वो 2 घंटे कब 4 घंटे में बदल जाते हैं पता भी नहीं लगता, और उसके बाद आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है जो कि फर्दर मेंटल हेल्थ इश्यूज का कारण बनती है। अच्छा सर, किन शुरुआती लक्षणों में एक व्यक्ति को मनोविज्ञान से सलाह लेना शुरू कर देना चाहिए? ये बहुत सामान्य चीज है जिसमें आप किसी आदमी की डे टू डे एक्टिविटी को नोटिस करके उसमें डे टू डे क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बिहेवियर में, उसको नोटिस करके आपको समझ पाएंगे कि इसको मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की ज़रूरत है। सिंपल से 3 चीज़ें हैं। अगर कोई व्यक्ति ठीक से सो नहीं रहा है, अगर कोई व्यक्ति ठीक से अच्छे से खाना पीना नहीं खा रहा है, और आप देखिए वो किसी से अच्छे से बात नहीं कर रहा है, घुल मिल नहीं रहा है, अकेला थोड़ा सा आइसोलेटेड रह रहा है, ये 3 मेजर लक्षण हैं। ये 3 मेजर हैं जिसको आपको नोटिस करना है, और ये बहुत आसान है। किसी की फैमिली मेम्बर में या कहीं ऑफिस में कलीग्स को आप इजीली नोटिफाई कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, और जब भी ऐसा लगता है आप उसको उससे बात करनी है। तो सर जैसे कि आज के यंगस्टर्स में ये भी देखा गया है कि लोग के अंदर किसी पास्ट ट्रॉमा को लेकर के पैनिक अटैक उनको आता है, जिस वजह से वो ज़्यादा सोचते हैं, फिर उस वजह से फिर वो उस सिचुएशन में चले जाते हैं। तो क्या पैनिक अटैक जानलेवा होता है या फिर केवल डर का एहसास होता है इससे? नहीं, पैनिक अटैक कभी भी जानलेवा नहीं होता। पैनिक अटैक एक एंजाइटी का ही सीवियर रूप है। जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो की कंडीशन आती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेता है किसी भी कारण से, अगर वो बहुत ज़्यादा उसको सोच लिया या बहुत ज़्यादा उसकी नेगेटिव एस्पेक्ट को डिटेल में चला गया, तो वो फिर पैनिक अटैक का रूप लेता है। और उसमें फिर कई पैनिक अटैक ऐसे कंडीशन हो जाते हैं कि उसको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है, बट ये बिल्कुल जानलेवा नहीं जी। इसको आप पैनिक अटैक को कुछ मेडिसिन या फिर अपने डे टू डे लाइफ में चेंजेस लाके बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। तो सर क्या ये विदाउट मेडिसिन भी क्योर हो सकता है पैनिक अटैक? हाँ बिल्कुल हो सकता है विदाउट मेडिसिन, कुछ काउंसलिंग के सेट प्ले करके और डे टू अपने डेली जो रूटीन है उसमें बदलाव ला करके बिल्कुल चेंजेस किया जा सकता है, जिसमें आप डेली में आप पहला तो होता है अपने आप को व्यस्त रखना। आप खाली समय ज़्यादा अपने आप को मत दीजिए, कहीं ना कहीं एंगेज रखिए जिस चीज़ में भी आपकी रुचि है, पढ़ाई हो, गार्डनिंग हो, एक्सरसाइज हो, जिम हो, योगा हो, एक्सरसाइज, जो
किसी भी चीज़ों में, उसमें अपने आप को व्यस्त रखना है, डेली का रूटीन सही रखना है, 1-2 घंटे अपने आप के लिए समय निकालना है, जिसमें आप योगा मेडिटेशन कर सकते हैं और इसको बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। सर जैसे कि ये तो मेरा पर्सनल सवाल है कि मेरी भी हैबिट होती कभी कभी कि मैं भी ओवर थिंक करती हूँ काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जब मुझे इस ओवर थिंकिंग को कम करना होता है तो मैं गाने सुनती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा उससे ओवर थिंकिंग कम हो सकता है। लेकिन कभी कभी ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है तो वो गाना सुनने के बाद भी वो काम नहीं करती है। आप क्या ऐसी डेली एक्सरसाइजेज जो हैं आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि इस चीज़ को हम कम कर सकते हैं? देखिए, ओवर थिंकिंग बहुत ही सामान्य प्रोसेस है अपने बॉडी और ब्रेन के लिए, लेकिन जब ये बहुत एक्सेसिव हो जाए, है ना, कुछ भी कारण होती है अपनी डे टू डे लाइफ में, तो कुछ चीज़ें थॉट्स आते हैं, है ना, उससे आदमी ओवरकम भी कर लेता है। जैसे आपने बताया कि मैं सॉन्ग सुन के अपने आप को उस ओवर थिंकिंग से बाहर ले आ पाती, बट सर्टन कभी कभी ऐसे भी समय आता है जब आप उससे भी बाहर नहीं आ पाते। उसके लिए आपको फिजिकली एक्टिविटी करनी होगी। अच्छा। हाँ, आपको फिर योगा मेडिटेशन और अगर कोशिश है तो रनिंग करिए, तो वो फिर चीज़ें ज़्यादा जल्दी सही होंगी, क्योंकि उसमें फिजिकली जो आपके अंदर का सेरोटोनिन डोपामिन जो है उसका लेवल जब एकदम बैलेंस आएगा तो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक। क्या लंबे समय तक अकेलापन मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी प्रभावित करता है। अकेलापन एक लंबे समय तक अगर अकेलापन हो तो वो डिप्रेशन की ओर अग्रसर करता है। तो कोशिश करना चाहिए कि कभी बहुत ज़्यादा अकेले ना हो, अपने आसपास के लोगों से बातचीत करें, सामाजिक रहें और अपने आप को कभी भी आइसोलेट ना करें। कुछ भी समस्या आती है तो बात करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप सीधे डॉक्टर के पास ही जाएं, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास ही जाएं। आप अपने किसी करीबी दोस्त से, अपने कलीग से भी बात कर सकते हैं। अपनी समस्याओं को उनसे बताइए कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं थोड़ा लो फील कर रहा हूँ, मुझे इस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है, तो काफ़ी हद तक वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अगर लगता है उनके बाद भी तो आप बिल्कुल सलाह ले सकते हैं। तो सर क्या मानसिक रोगों की दवाइयाँ जीवन भर लेनी पड़ती हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल। ये है कि मानसिक स्वास्थ्य की दवाइयाँ कुछ थोड़े लंबे समय तक चलती हैं, बट जीवन पर्यंत चलें ऐसा नहीं है। जैसे ही वो क्योर होती है उनको धीरे धीरे डोज कम करके हम बंद कर देते हैं। और हाँ, बस बाकी की डेली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लाइफ टाइम के लिए रहता है। तो सर क्या केवल काउंसलिंग से हर मानसिक समस्या ठीक हो सकती है या दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है? देखिए, माइल्ड लेवल पे शुरुआती जो प्रॉब्लम होती है, जैसे शुरुआती एंजाइटी है ना, माइल्ड डिप्रेशन है, इसको हम काउंसलिंग के माध्यम से काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर वो मेजर डिप्रेशन की ओर अग्रसर हो चुका है तो फिर मेडिसिन के साथ साथ काउंसलिंग चलानी पड़ती है। तो सर जैसे कि ये जो हम यंगस्टर्स में एक और हैबिट जो आती है सब सामने, वो नशे से कुछ लोग इससे बाहर आते हैं। अगर उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है या किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रेस है तो वो नशे के पद पे नशे का सहारा लेते हैं। तो क्या नशे के लत और मानसिक बीमारियों के बीच में कोई संबंध है? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत गहरा संबंध है। जैसे आपने बताया कि स्ट्रेस और डिप्रेशन से उबरने के लिए नशे का सहारा लेते हैं जी, और उसके बाद कुछ क्षणिक तो उससे उनको काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है ना। वो यूफोरिया, ये किसी भी नशे का एक मेजर जो इफेक्ट होता है यूफोरिया, जिसमें आदमी को बहुत सब चीज़ें अच्छी लगती हैं जब तक उसका असर होता है। उसके बाद फिर नशे की आदत लगती है, टॉलरेंस बढ़ता है, फिर डिपेंडेंसी होती है, फिर वो नशे की ओर हर कभी भी छोटा सा भी स्ट्रेस आया वो नशे की ओर ही जाएगा और डिपेंडेंसी ऐसी हो जाएगी कि एक टाइम के बाद वो उससे नहीं उबर पाएगा और वो नशा फिर उसको पहले से भी कहीं ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी और कई केसेस में साइकोसिस तक के कारण बनते हैं। तो सर आजकल युवाओं में आत्महत्या के विचार क्यों बढ़ रहे हैं और इन्हें कैसे रोका जा सकता है? देखिए, आत्महत्या के विचार आना मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर के लक्षण है और उससे बचने के लिए अगर पहला तो ये है कि अगर किसी के अंदर
मैं आपके माध्यम से, रेडियो ऊर्जा के माध्यम से बताना चाहता हूँ आपके श्रोताओं को कि अगर किसी को भी अगर आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, सेल्फ हार्म के विचार आ रहे हैं, तो तुरंत उसको अपने आसपास किसी से भी बात करने की ज़रूरत है, अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड से, और उसके बाद मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह लेनी ज़रूरी है। उसको आप इग्नोर बिल्कुल मत करिए। ऐसा मैं पेशेंट से या जिनको ऐसा थॉट आ रहे हैं उनसे और उनके कलीग, पेरेंट्स, सबसे ये निवेदन है। हाँ, जैसा कि आपने पूछा कि इससे बाहर आने के लिए क्या करें, तो बाहर आने के लिए देखिए सर्टन वही है कि अपने आप को पहला तो बात करनी है सभी से, और अपने आप को व्यस्त रखना है। जब भी ऐसे थॉट्स आते हैं तो आप बाहर निकलिए, घर के अंदर मत रहिए, क्लोज एनवायरनमेंट में मत आइए, बाहर आइए, ओपन एनवायरनमेंट में जाइए, थोड़ा सा योगा, एक्सरसाइज, रनिंग, इस पे ध्यान दीजिए, थॉट्स कम हो जाएंगे और उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सर, क्या परिवार का सहयोग मानसिक रोगी के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जी हाँ, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार का सहयोग होना एक मानसिक रोगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर परिवार का सपोर्ट हो, अगर वो उस चीज़ को समझें, क्योंकि आजकल मानसिक स्वास्थ्य को लेके जागरूकता की बहुत कमी है। कुछ पेशेंट, कुछ बच्चे आते हैं हमारे पास ऐसे जो वो खुद बहुत परेशान है, एक्चुअल में वो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की समस्या से जूझ रहे होते हैं, बट उनके पेरेंट इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। वो उसके बाद भी बच्चे से बोलते हैं ये पढ़ाई नहीं करना चाहता इसलिए बहाने कर रहा है। नहीं, आपको समझना है, सपोर्ट करना है, वो क्या कह रहा है उसको सुनना है, समझना है, और सहयोग रहेगा तो वो बहुत जल्दी सब चीज़ों से बाहर आएगा और आगे फ्यूचर में काफ़ी अच्छा कर सकता है। सर, आप जैसे सिंगरौली में NSC में हैं, तो आपने सबसे ज़्यादा यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत आपने देखी है लोगों में? लोगों में यहाँ के अनुसार यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेशेंट वही एंजाइटी, डिप्रेशन और एडिक्शन, और कुछ केसेस में साइकोसिस, स्किज़ोफ्रेनिया के भी पेशेंट हैं यहाँ। तो सर, क्या महिलाओं और पुरुषों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं? नहीं, अलग नहीं होते हैं। समस्या तो लगभग समान ही होती है। और महिलाओं में थोड़ा सा ये है कि घर परिवार की जिम्मेदारी, फैमिली की जिम्मेदारी ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल उनके ऊपर ज़्यादा रहता है, और वो एक्सप्रेसिव भी थोड़ी कम होती हैं महिलाएं, तो उनके में थोड़ा सा डिप्रेशन और एंजाइटी की समस्या ज़्यादा देखने को आई है। तो सर, क्या ऑफिस में लगातार बढ़ता तनाव व्यक्ति को मानसिक रूप से बीमार बना सकता है? जी हाँ, अगर दबाव बहुत ज़्यादा है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिली हैं कि उनका मानसिक स्वास्थ्य हैम्पर होता है। उसके लिए भी कई बार हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्लासेस लेते हैं अलग अलग वर्क प्लेस पे, और उसके अलावा वही तरीका है, अपने आप को थोड़ा सा शांत मन से सारे डिसीजन लेना है। वर्कलोड, वर्क प्रेशर जो होता है स्ट्रेस के लिए, उससे थोड़ा सा लाइटली डील करना है। एंगर मैनेजमेंट बहुत कई बार होता है कि वर्क प्लेस पे ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि आप बहुत एंगर और तुरंत रिस्पॉन्स करके चीज़ों को ख़राब भी कर देते हैं। तो एंगर मैनेजमेंट के भी कुछ 1-2 पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि जिसको आप कंट्रोल करके बहुत सी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज़ है डिले रिस्पॉन्स। अगर आपसे किसी ने बात की, कुछ ऐसा हुआ विवाद कि आपको जवाब देना है और आपके अंदर वो एंगर आ चुका है बात सिचुएशन को देखते हुए, बट उसमें आपको बस एक चीज़ रखना है दिमाग में, एक थॉट सिर्फ रखना है कि मुझे अभी तुरंत रिस्पॉन्स नहीं देना, तुरंत जवाब नहीं देना, डिले रिस्पॉन्स। आप अपने रिस्पॉन्स को सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट के लिए होल्ड करिए कि मैं इनका जवाब 5 मिनट बाद दूंगा। ये आप सामने वाले ने जो भी कुछ कहा, इसका जवाब मैं 5 मिनट बाद दूंगा, मैं एकदम वैसा ही जवाब दूंगा जैसा मैं देना चाहता हूँ। आप सिर्फ 5 मिनट डिले करिए, चीज़ें एकदम स्मूथली डील हो जाएंगी अपने आप। ये बहुत कारगर उपाय है। तो सर, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए रोजमर्रा की कौन कौन सी आदतें अपनानी चाहिए हमें?
देखिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए रोज़मर्रा की दिनचर्या में सबसे पहले आपको 1 से 2 घंटे अपने फिजिकल हेल्थ को देना है। और उसके लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, और अगर चाहें तो जिम वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, और उसके बाद हेल्दी खाना है, समय पर खाना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समय पर खाना। होता क्या आजकल की ऐसी भाग दौड़ भरी जिंदगी है सभी की कि लोग हर चीज़ का इसको स्किप करते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया, ब्रेकफास्ट के टाइम पे सोकर उठ रहे हैं, लंच के टाइम पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, 11-12 बजे रात को डिनर कर रहे हैं, जो कि आपका फिजिकल हेल्थ तो ख़राब कर ही रहा है, साथ में मेंटल हेल्थ को भी वो हैम्पर कर रहा है। तो ये टाइमिंग और थोड़ा सा योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन ये करना। तो सर, समाज में मानसिक बीमारी को लेकर यानी जो झिझक है उसे कैसे कम किया जा सकता है? आज भी मेंटल हेल्थ को लेकर के लोगों में स्टिग्मा है, एक टैबू है। उसको लोग अभी भी गलत नज़रिए से देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य मतलब इसको पागलपन ही होगा, जो कि बिल्कुल नहीं है ऐसा। आज भी लोग अगर मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी को कोई बीमारी होती है, ज़्यादातर रूरल एरिया में देखा गया है, तो आज भी वो झाड़ फूक और ये सब में विश्वास रखते हैं। और उसके बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, वो उसके बाद कहीं ना कहीं फिर मेडिकल हेल्प के लिए एक्सपर्ट के पास आते हैं, और उनको हम समझाते हैं कि ये एक मानसिक बीमारी है, इसका भूत प्रेत से कोई संबंध नहीं है, ये एक मानसिक बीमारी है, इसमें ऐसे ऐसे लक्षण आते हैं और इसका पूरा इलाज है। कुछ महीनों के इलाज के बाद ये पूरी तरीके से नॉर्मल हो सकता है। लोग उसके बाद समझते हैं, इलाज के लिए तैयार होते हैं और एकदम अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाते हैं। तो सर, यदि कोई व्यक्ति अगर मानसिक रूप से परेशान है लेकिन डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं, तो उसके परिवार और दोस्तों को क्या करना चाहिए? उसके लिए देखिए, अवेयरनेस, जागरूकता अभियान हम लोग चलाते हैं समय समय पर, है NCL द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मेंटल हेल्थ के कैंप लगाए जाते हैं। लोगों को जाकर गाँव में, शहरों में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग इंस्टीट्यूट में, संस्थाओं में जाकर हम मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूक करते हैं। लोगों को बताते हैं कि मेंटल हेल्थ में ऐसी ऐसी परेशानियां आती हैं, और अगर आप या आपके आसपास के लोग इससे समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको तुरंत आकर एक्सपर्ट की सलाह लेनी है। तो लोगों को जागरूक करना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आज के समय में। तो सर, हम चाहेंगे कि आप अंत में हमारे सिंगरौली के श्रोताओं को एवं दर्शकों को क्या संदेश आप देना चाहते हैं कि वो कैसे अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं? देखिए, अंत में मैं सबसे श्रोताओं से यही कहना चाहूँगा कि आप स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर का निवास होता है। अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो पहले अपने मन को स्वस्थ रखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको डेली समय से, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले रूटीन बताया कि आपको सुबह समय पर उठ करके 1-2 घंटे अपने लिए समय देना है, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन वगैरह करना है, और डेली का रूटीन भी सही रखना है, सब कुछ टाइम पे करना है। कभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस की कंडीशन में उससे बाहर आने के तरीके सोचना है। कुछ अपने ज़्यादा अगर स्ट्रेस हो, तनाव हो, तो अपने कलीग से, अपने घर वालों से बात करनी है, और उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो एक्सपर्ट से आकर सलाह लेनी है। और जो भी समस्या है, छोटी समस्या हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, या कुछ भी इमोशनल ट्रॉमा हो, उसका हर चीज़ का इलाज संभव है, हर चीज़ के तरीके हैं, सब कुछ सही ठीक हो जाता है। आपको एक कदम आगे बढ़ाना है सिर्फ, और चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना बहुमूल्य समय हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, जो भी जानकारी आज डॉक्टर साहब ने दी वो आशा करते हैं आप सभी ने सुनी होगी और आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे। और ऐसे ही जानकारियों के साथ आप हमारे कार्यक्रम सेहत है ज़रूरी अब आपके गाँव तक के साथ बने रहिए। मैं हूँ आपकी अपनी RJ विभू, लेती हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार।